नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्या ग्रेजुएशन करने के बाद में हमें अच्छी नौकरियां मिल सकती है। एंड उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हमें एक अच्छी नौकरियां मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स कभी भी एनजीओ सेक्टर के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लिमिटेड नॉलेज होती है या बहुत लोगों को इसके बारे में कोई जानकारियाँ ही नहीं होती। इसलिए दे ऑलवेज टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के बात करेंगे, लेकिन एनजीओ सेक्टर के बारे में वो कभी बात नहीं करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो में कंप्लीट हम एनजीओ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जॉब लगती है, ये सारे चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे रियलिटी चेक कि टोटल नंबर ऑफ कितने यूथ होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, इंडिया में कितने नंबर ऑफ जॉब है, एंड जो एनजीओ होता है वो कितने नंबर ऑफ सीट्स को देता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद में हमें क्या एनजीओ में नौकरी मिलेगी या किस तरह का मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ एंट्री लेवल जॉब के बारे में बात करेंगे जो इमीडिएट ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको नौकरियां मिल जाएगी। फिर अगर इस पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग एनजीओ में अच्छा काम करते हैं, तो एनजीओ में अच्छा काम करने के बाद में कैसे आप कॉरपोरेट सेक्टर पे आप जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सैलरी, कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, कितने हमारे किस तरह का हमें सैलरी मिलता है, तो सारा कुछ इसी पे डिसाइड होता है। फिर उसके बाद में हम कुछ लीडिंग एनजीओ के बारे में देखेंगे ताकि हमको आइडिया हो जाए, और कंप्लीट 10 एनजीओ के बारे में एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए अगर हम इस सेक्टर में जा रहे हैं तो। फिर हम कुछ प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे कि उस प्लेटफॉर्म में हम किस तरीके से एनजीओ सेक्टर में जॉब ढूंढ सकते हैं, ये सारे चीज़ों को हम देखने वाले हैं। कुछ कॉमन मिथ के बारे में देखेंगे, भ्रम होता है कि एनजीओ में ये नहीं करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना, वो सारे चीज़ों को देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे किन लोगों को एनजीओ सेक्टर पे काम नहीं करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल पाए जो कुछ भी मैं ये बातें कर रहा हूँ वो सारी बातें अनुभव के आधार पर मैं कर रहा हूँ। अगर मेरी ग्रेजुएशन की बात की जाए तो मैंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर पढ़ा। यहाँ से पढ़ने के बाद मैंने कुछ एनजीओ में काम किया, फील्ड लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस को लिया। फिर मैंने मास्टर डिग्री के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में अप्लाई किया, उसमें मैंने मास्टर्स किया रूरल डेवलपमेंट में। टाटा इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर आप टॉप 10 एनजीओ, टॉप 10 कॉरपोरेट सेक्टर की बात करेंगे तो आपको इस इंस्टीट्यूट के एल्यूमनाई देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जो कुछ भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा। अगर टोटल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे टोटल 10 साल का अनुभव है, जिसमें मैंने बहुत सारे एनजीओ के साथ में काम किया है। मैंने बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास है से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। फील्ड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा मेरे साथ में, एंड सीएसआर कंपनी के तहत में बहुत सारे मैंने सोशल प्रोजेक्ट को देखा है। तो जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा सारा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस के आधार पर बताने को जाऊंगा। तो चले बने रहिए। भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जो नौकरियां की बात की जाए वो बहुत कम निकलती है। अकॉर्डिंग टू 2019 होरासिस रिपोर्ट से ये लिया गया है, इसके अकॉर्डिंग 65 लाख स्टूडेंट है वो क्या हुए, ग्रेजुएट हुए। लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, ये रिपोर्ट लिया गया 2023 इकोनॉमिक टाइम्स से, जिसमें बताया गया है कि लगभग 11 लाख वैकेंसियाँ है, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ है। तो अगर हम बात करें तो 44 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं होगी। ये लमसम का डेटा मैं बता रहा हूँ। तो इनके लिए क्या बचता है, इनके पास में बचता है प्राइवेट सेक्टर ओनली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब होते हैं वो बड़े शहरों में ही होते हैं, छोटे शहरों में ज़्यादा जॉब वैकेंसी होता नहीं है, ठीक है। एंड फिर भी अगर हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, कंपटीशन को आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे
इसमें अच्छी बात है जो बाद में ख़राब हो जाती है, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस माँगा जाता है एंड स्किल्स माँगा जाता है। एंड अगर आप वो स्किल्स को आप मीट नहीं करते हैं, तो आपको कंपनी से निकाला तक जा सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब करें तो करें क्या? तो इसी बीच में गवर्नमेंट नौकरी के बाद में, फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के बाद में जो एक हीरो बन के आता है, वो हमारा होता है एनजीओ। एनजीओ को मैंने हीरो बोल के इसलिए कहा क्योंकि एनजीओ में इतनी सारी वैकेंसियां हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। आप देखेंगे रजिस्टर्ड एनजीओ इन इंडिया, इसमें कितना 1,87,000 लगभग लगभग 2 लाख एनजीओ है। ये गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग है। एनजीओ दर्पण पोर्टल में ये 2025 का डेटा दिया गया है जिसका में लगभग 2 लाख एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है। एंड अगर सीएसओ एस्टीमेट के आधार पे बात करेंगे, ठीक है, ये यहाँ का सोर्स से लिया गया है जिसका में छोटे बड़े एनजीओ है सारे का बात किया जाए तो इसका में लगभग 33 लाख एनजीओ है। आप ये सोर्स को आप देख लीजिएगा, 33 लाख एनजीओ है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन 44 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपके पास में कितना है 33 लाख एनजीओ है, तो कितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आइए समझते हैं एनजीओ होता क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। इन हिंदी ये गैर सरकारी संस्थान होता है जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं होता है। इट नॉट रन बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के अधीन नहीं होता। दूसरा क्या करता है, यह मुनाफे के लिए काम नहीं करता है, डज नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट। ये काम क्या करता है, ये काम करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द, क्या करता है, लाइव्स ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटीज़। ये समाज के कल्याण और लोगों को जो जीवन शैली है उसको बेहतर करने के लिए ये काम करता है। आप यहाँ पर ही देखेंगे टोटल 6 सेक्टर है जिसका में एनजीओ काम करता है। मैंने एक ट्रिक्स बनाया है जिसके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक्स है जैसे यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड, विमेन, रूरल, एनवायरनमेंट एंड स्किल्स है। तो यहाँ मैंने सारे इसकी कैपिटल लेटर्स को यहाँ लिख दिया है एंड इसमें लिखा क्या हुआ है, एवरी हेल्दी चाइल्ड वांट्स रियल एनवायरमेंटल स्किल्स। एवरी हेल्दी चाइल्ड वांट्स रियल एनवायरमेंटल स्किल्स। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनजीओ किन किन सेक्टर पे काम करता है। तो पहले आ गया एजुकेशन, एवरी, तो ये क्या था, स्कूल पे काम करते हैं, टीचर्स को एम्पावर करते हैं और जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं बच्चों है उस पे ये काम करते हैं। दूसरा क्या काम करता है, हेल्थ पे काम करता है। आप बहुत जगह देखे होंगे हेल्थ कैंप होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, आँखों के इलाज के लिए कैंप होता है, ये सारे एनजीओ ही करते हैं। बहुत सारा मैटरनल के केयर, मैल न्यूट्रिशन, महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। चाइल्ड राइट्स पे ये काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। आप देखे होंगे चाहे मूवी की बात करें या रियल लाइफ में बात किए होंगे, जहाँ भी बच्चों के साथ में कुछ गलत काम होता है तो उसका में एनजीओ के लोग ही सबसे पहले आगे आते होंगे। ऐसा नहीं देखे होंगे कि सरकारी डिपार्टमेंट के लोग पहले आए। एनजीओ ही एक ऐसा संस्थान है जो सबसे पहले आगे आता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितने एक्टिव रहते होंगे। विमेन लाइवलीहुड, उनकी जीविका को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो गांव के लेवल में सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं उसको स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। स्किल ट्रेनिंग कराते हैं ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो ट्रेनिंग सीख के कुछ अर्निंग कर पाए और अपने लाइफ को एक बेटर कर पाएँ। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पे ये कैसे काम करता है, विलेज डेवलपमेंट पे करता है, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, ये सारे चीज़ों पे ये काम करता है गांव के लोगों के साथ में। फिर आता है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन। ये जो एरिया है एनवायरमेंटल वाला में, आप इंडिया का तो पता नहीं पर अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे एनजीओ है वो क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं। हम लोग तो अपने एरिया को इतना ज़्यादा गंदा रखते हैं कि क्या बताएंगे, क्लाइमेट चेंज तो दूर की बात है। पहले हम लोग को अपने अगल बगल में साफ सफाई रखना चाहिए। फिर आके आ जाता है स्किल डेवलपमेंट।
ये इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब करते हैं, यूथ हो गया, बच्चे बच्चे हो गए, ये सारे को ट्रेनिंग देते हैं, विमेंस को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो लोग सीख पाएँ और अपने लाइफ को एक अच्छा बेहतर बना सकें। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एनजीओ सेक्टर का मतलब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा जब गवर्नमेंट सेक्टर ही है? तो जैसा एक डायलॉग हुआ करता था, जहाँ पहुँचे जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। ये शायद आपको पता होगा। तो एनजीओ बस उसी तरह सा है, जहाँ ना पहुँचे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, वहाँ पहुँचे एनजीओ ऑर्गेनाइज़ेशन। ये चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है? तो बहुत सारा गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम कैन नॉट रीच एवरीवेयर। ये बोलने की बात है, बट ये रीच नहीं कर पाता है। तो वैसे क्या होता है, एनजीओ वहाँ पर ही काम करते हैं। एनजीओ ग्रास रूट्स लेवल और कम्युनिटी लेवल पे ये काम करते हैं, ठीक है? यहाँ के जो लोग होते हैं एक्चुअली वही लोग इस पे घुसते हैं जो एक्चुअल में लोगों के प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर मैं किसी के प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि भूखा रहने से क्या होगा, तो मैं ऐसे हंगर वाले प्रोजेक्ट पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है? ये क्या होता है, एक ऐसे मेज़रेबल सोशल इम्पैक्ट जो समाज क में एक अच्छा प्रभाव को ये लोग ये क्रिएट करते हैं, ठीक है? इनका वर्किंग क्या है? वर्किंग इन एन ऑर्गनाइज़ेशन मीन्स ये क्या करता है? सॉल्व करते हैं रियल प्रॉब्लम्स को, क्रिएट करते हैं रियल चेंज को और अर्निंग लाइवलीहुड विथ पर्पस। ये चीज़ को थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, कुछ सामान को बेच रहे हैं, फिर आपके बाद पैसा मिल रहा है, फिर आप अपना जीवन कर रहे हैं। कहीं कुछ जा रहा है, कुछ मशीन को चला रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आप जीवन चला रहे हैं। बस कैन यू जस्ट इमेजिन, आप किसी के लोगों के लाइफ़ को बेटर कर दे रहे हैं। उनका लाइफ़ खराब था, अब उसका लाइफ़ अच्छा हो गया एंड उसको करने के बाद में जो आपको अर्निंग मिलेगी, उससे आप अपना लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन को अच्छे तरीके से करेंगे। तो वाह! कितनी ये अच्छी बातें हो सकती है। लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो इस बातों को फ़ील नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दिस सेक्टर क्रिएट कंटीन्यूअस डिमांड फॉर ट्रेन्ड प्रोफेशनल। अब आ जाता है ना कि ये सेक्टर में बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है? बट यहाँ क्या बोलते हैं, ट्रेन्ड प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप ट्रेन्ड नहीं है, तो आप क्या कीजिए, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाइए, सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट कीजिए। सवाल आता है कि क्या ग्रेजुएशन करने के बाद में एनजीओ में नौकरियां मिल सकती है? एंड हाँ, जिसका आंसर है बिल्कुल 100% आप एनजीओ में नौकरियां कर सकती है। तो आप अप्लाई करते क्यों नहीं है? अप्लाई कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इनके बारे में पता नहीं है, जिसके कारण वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। एनजीओ क्या करता है कि वो एक्टिवली हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स, ऐसे मोर देन 90% एनजीओ है जो ग्रेजुएट्स को लेते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस कैन बी गेन्ड ऑन द जॉब, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि आप काम कीजिए, काम करने के बाद में आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एनजीओ में क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। नथिंग मोर देन दैट। अगर आपके पास ये है तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। हाँ, पर यहाँ भी ये सवाल आता है कि आपको लेना कैसे है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये 7 सेक्टर है, तो ऐज़ पर योर इंटरेस्ट आपको एजुकेशन पे आगे जाके कुछ करना है, जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, आप बीएड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एजुकेशन सेक्टर को लीजिए ना, ठीक है? अगर आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं, नर्स-वर्स बनना चाह रहे हैं, तो ये सेक्टर को लीजिए। बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इसमें लिए। महिलाओं से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, उसमें किए। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं या कुछ अदर चीज़ करना चाहते हैं, तो आप फिर ये रूरल डेवलपमेंट को लीजिए। तो एज़ पर योर इंटरेस्ट आप जो चीज़ कर रहे हैं या फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ठीक है? तो आप वो फ़ील्ड का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लीजिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है? जैसे क्या होता है, कॉर्पोरेट जॉब जो होते हैं, जो बड़े-बड़े शहरों में होते हैं, उनपे मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है? कॉलेज ब्रांड मैटर्स करते हैं। अगर इफ यू हैव पास्ड फ्रॉम अ गुड रेनॉन्ड इंस्टीट्यूशन ओनली देन आपको अच्छे जॉब मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है? बट एनजीओ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब बात आती है कि कौन-कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग इसमें भर सकते हैं। सब, ऑल टोटल सब भर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सब भर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग भर सकते हैं, मैनेजमेंट, एजुकेशन भर सकते हैं, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ भर सकते हैं। सिंपल इसका आंसर है ऑल। आपने ग्रेजुएशन की है, आइए एनजीओ में भर्ती होइए और काम कीजिए।
ठीक है। एनजीओ नीड्स डाइवर्स स्किल्स एंड बट नॉट वन टाइप ऑफ डिग्री। पैशन विलिंगनेस टू लर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें मैटर क्या करता है ना कि आपके अंदर में समाज के भलाई को करने के लिए वो पैशन होना चाहिए, ठीक है। आप किसी गरीब आदमी का मदद कर रहे हैं, ये अगर अंदर में है कि आप किसी गरीब लोगों का मदद कर सकते हैं, गरीब कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनका आप हेल्प कर सकते हैं, तो एनजीओ सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। जैसे मैंने बोला कि सारे जितने भी बच्चे लोग हैं, कोई सा भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है, तो आप इस फील्ड पे आ सकते हैं। बट उसमें थोड़ा-सा हम बात करेंगे, ठीक है? ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि सारे लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है? पहला इसका जो मेन टॉपिक क्या हो सकता है, मेन रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप क्या कर रहे हैं? आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, गरीब लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारा चैलेंजेस आ सकता है, हो सके आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके बात करना चाहिए, तो आपको एक प्रैक्टिकल वे में बात करने आना चाहिए, ठीक है? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा तो फिर इस सेक्टर पे आप नहीं आइए, ठीक है? आप क्या कीजिए कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तो आप इम्प्रूव कीजिए, क्यों? डेली तो बात करते ही हैं, ठीक है? बेसिक कंप्यूटर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ईमेल, ठीक है? अभी जैसे डे बाय डे लोग शिफ्ट हुए हैं, जैसे ऑफ़िस कल्चर से लेके ऑनलाइन वाले कल्चर में शिफ्ट हुए हैं, जैसे सारे लोग जीमेल पे काम कर रहे हैं, सारे लोग जो होते हैं गूगल मीट पे काम कर रहे हैं, गूगल मीटिंग हो रहा है, ज़ूम मीट हो रहा है, तो बहुत सारा ऐसे चीज़ है, आपको बहुत सारा प्रेजेंटेशन आपको ऑनलाइन देना पड़ जाएगा। तो वर्ड, एक्सेल, यहाँ पर ही पावर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, पावर पॉइंट मैं लिख देता, तो पावर पॉइंट ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड लेवल पे आप जाएँगे, ठीक है, ऑफ़िस लेवल पे जाएँगे, तो आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है। इंटर्नशिप और वॉलंटियर एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ का सबसे मज़ेदार बात क्या है, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप क्या होता है कि आप कोई कंपनी में गए, 2 तरह का होता है, एक पेड इंटर्नशिप होता है, एक नॉन पेड इंटर्नशिप होता है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ऑर्गेनाइज़ेशन पैसा देगी। बट आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन में आप जाते हैं, तो इनिशियल लेवल पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है, आप काम को सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, बट आपको लर्निंग मिलेगी एंड आप अच्छा काम करेंगे, तो उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आपका जॉइनिंग हो जाएगा। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, बहुत सारे कैंप्स होते हैं, ये सारे कैंप्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, जब आप कोई पर्टिकुलर जैसे मान लेते हैं हेल्थ रिलेटेड कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है? मैंने हेल्थ वाले रिलेटेड जैसे ये हो गया कि अ, मैराथन हो गया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट हो गया। फीमेल लोगों का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले से रिलेटेड हुआ, फिर ब्लड डोनेशन से हुआ, आई चेकअप कैंप में हुआ। तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ये हेल्थ पे काम करता है, तो अगर देखिएगा कि ये सब चीज़ों पे आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपको इंटर्नशिप करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपका वो डेडिकेशन और पैशन देख के डायरेक्ट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको ले सकता है, ठीक है? जैसे एडिशनल एडवांटेजेस, ठीक है, डेटा हैंडलिंग एंड रिपोर्ट स्किल्स। आप जब जाते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वहाँ का रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको डेटा हैंडलिंग करना होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि 100 विलेजेस का डेटा आपको दिया गया, 1000 बच्चे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसका डेटा गया, तो उसका आपको डेटा को हैंडल करना पड़ेगा, रिपोर्ट राइटिंग करना होगा। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है, अगर मान लेते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, आप मराठी जानते हैं, तो आपका कंपटीशन वहीं ख़त्म हो गया है। वहाँ उस एरिया में जितने एनजीओज़ हैं, वो वैसे कैंडिडेट को हायर करेंगे जो मराठी जाने। इसी तरह जो गुजराती हो गए, चाहे झारखंड की बात करें, अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उस एरिया में काम करता है, फर्स्ट वो आपको ही प्रायोरिटी देगा। वो ये प्रायोरिटी नहीं देगा कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका एकेडमिक आप किस तरीके से परसेंटेज लाए, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका ये लोकल लैंग्वेज अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो डेफ़िनेटली आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिल सकती है, ठीक है? और एक चीज़ इसका मैं थोड़ा-सा बात करूँगा, विलिंगनेस टू ट्रैवल और डू फील्ड वर्क।
जैसे क्या होता है ना कि हम एनजीओ में बात करते हैं, ये सब सारे क्या है सोशल इश्यूज़ है। सोशल इश्यूज़ तो घर पे होते नहीं हैं, आपको फील्ड लेवल पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है? चाहे आप कोई सा भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं बात करूँगा, स्कूल्स के लिए आपको बाहर जाना होगा, हेल्थ कैंप है इसके लिए आपको बाहर जाना होगा, चाइल्ड जो राइट्स की बात कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, आपको उसके लिए कम से कम तो बाहर जाना ही पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट, गाँव देहात जाना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट, गाँव देहात एग्रीकल्चर करना होगा। एनवायरमेंटल चीज़ भी घर में बैठे आप एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, देखिए ये सारे चीज़ों में आपको फील्ड वर्क एकदम रिक्वायरमेंट है। तो बिना फील्ड वर्क किए आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको ये नौकरी मिल जाएगा। तो पहला माइंड ये क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें अच्छा होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, फील्ड वर्क जाना चाहिए। बस इतना जाने, नौकरी मिल जाएगी आपको। एनजीओ में कुछ एंट्री लेवल जॉब है, जो ये जॉब को आप इनिशियल फेज पे कर सकते हैं या फिर आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस आप ये सब जॉब को कर सकते हैं। पहले हम इसमें बात आ जाता है कम्युनिटी फैसिलिटेटर या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसको फैसिलिटेटर भी बोलते हैं या मोबिलाइज़र भी होता है। ये क्या करता है, इंगेज करता है लोकल कम्युनिटीज़। अगर मान लेते हैं कि मेरा एक स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मुझे ट्रेनिंग कराना है, जैसे मान लेते हैं कि मुझे मशरूम मशरूम का क्या करना है, ट्रेनिंग कराना है। तो मुझे इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, मुझे मुझे एक ट्रेनर का रिक्वायरमेंट होगा जिसको इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होगा। एक ट्रेंड ट्रेनर का रिक्वायरमेंट होगा जो ये ट्रेनिंग दे सकता है। अब मुझे क्या होगा, दूसरा चीज़ मुझे फंड का रिक्वायरमेंट होता है। फंड ये क्या होता है, फंड हमें आता है या तो हम जिस सीएसआर कंपनी में काम कर रहे हैं उससे, या जो एनजीओ हमें ये काम करा रही है वो फंड मोबिलाइज़ कहीं से करता है, फंड कहीं से लाता है और उसके बाद में ये ट्रेनिंग कराता है। अब क्या होगा कि मुझे वहाँ के लोगों को कराना है, तो वो कम्युनिटीज़ को गैदर कौन करेगा, कम्युनिटी को बुलाएगा कौन? उसका काम ये रहता है कम्युनिटी मोबिलाइज़र, और ये वो ट्रेनिंग कैंप तक लाने का काम करता है कम्युनिटी मोबिलाइज़र। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छा होती है। अब अगर हम दूसरे बात करते हैं फील्ड कोऑर्डिनेटर को, फील्ड कोऑर्डिनेटर इससे थोड़ा-सा ऊपर होता है। ये क्या करता है, वर्क डायरेक्टली विथ कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ के साथ में रहता है बट वो रिपोर्ट सब बनाता है, रिपोर्ट मेकिंग करता है। रिपोर्ट बनाने के बाद में ये अपने सीनियर्स को ये भेजता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये होता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। प्रोजेक्ट असिस्टेंट जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो सारा चीज़ को ये करता है। पर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू ट्रैवल एवरी डे टू विजिट दैट प्लेस। तो पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना एक असिस्टेंट रखता है ताकि वो प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सही तरीके से वो कर सके। जूनियर प्रोग्राम ऑफिसर, पहले तो हम समझेंगे कि जो प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर वो होते हैं जो प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम उस पर्टिकुलर एरिया में किया जाएगा। तो उसी से वो रिलेटेड क्या होता है, ये जूनियर प्रोग्राम ऑफिसर मैनेजेस एक्टिविटीज़ एंड रिपोर्टिंग। ये रिपोर्ट सबको मैनेज करते हैं, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट से ऊपर वाले में रहते हैं और उसके बाद में ये प्रोग्राम सबको सही तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एमआईएस और डेटा एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है, मैनेजेस डेटा एंड रिपोर्ट। अब जैसे बात पे ये हो गया कि मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें 1000 बच्चे लोग जुड़े हैं, तो 1000 बच्चे लोगों का ये होगा। रूरल डेवलपमेंट से बात करेंगे तो 100 विलेजेस है, तो अब 100 विलेजेस में हर विलेजेस में 30 कैंडिडेट लेता हूँ, 30 विलेजर्स लेता हूँ, 100 इंटू 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3000 का जो डेटा होगा, उस डेटा को मैनेज करना होगा। दोनों वे में हो सकता है। एक हो सकता है ये हार्ड कॉपी में जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल वे में, तो वो हो जाता है सीएसआर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कॉर्पोरेट फंडेड प्रोजेक्ट। बहुत सारे कॉर्पोरेट होते हैं जो पैसा समाज कल्याण में लगाते हैं और एनजीओ को देते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो वेल कम्युनिकेटेड हो,
जो एनजीओ की तरफ से हो अच्छे तरीके से बात करता है, उसको रिपोर्ट राइटिंग और ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, तो वो क्या करता है, वो सीएसआर प्रोजेक्ट में वो असिस्ट कर सकता है। और भी बहुत सारे चीज़ है, अगर आप लोग को चाहिए होगा कि कितने तरह का जॉब होता है, कितने तरह के ओपनिंग्स होता है, तो आप कमेंट में मुझे कीजिए, मैं कंप्लीट कंप्लीट ए टू ज़ेड वैकेंसी है, वो सारे वैकेंसी का मैं नाम लिस्ट बना दूँगा, कौन संस्था है, वो मैं लिख के कर दूँगा, और अगर उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और उसके लिए क्या पैसा वो ऑर्गेनाइज़ेशन दे रही है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए, वो सारा चीज़ को मैं डिटेल वे में बनाऊँगा। सीएसआर कंपनी क्या होता है, वो एनजीओ से थोड़ा-सा हटका होता है। जैसे कॉर्पोरेट, आप सिंपल समझिए कि टाई कोट पहन के जा रहा है, सीएसआर कंपनी में जा रहा है, एंड जो एनजीओ है, ये नॉर्मल जो होता है फॉर्मल कैजुअल ड्रेस में रहते हैं, एंड जो गाँव लेवल पे काम करते हैं। एंड ये कॉर्पोरेट चीज़ है, कॉर्पोरेट लोग थोड़ा-सा कॉर्पोरेट वे में होते हैं। तो थोड़ा-सा आइए हम लोग को डिफरेंस को करते हैं, ठीक है? पर्पस ड्रिवन वर्क, फोकस ऑन सोशल इम्पैक्ट नॉट प्रॉफिट, ठीक है? ये क्या है? अपने बिजनेस ग्रोथ को देखेंगे, रेवेन्यू उन वो अपने चाहेंगे कि अपने कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो। फील्ड एक्सपोजर, डायरेक्ट वर्क विद कम्युनिटीज एंड ग्राउंड रियलिटी, डायरेक्ट वो करेंगे। एंड ये क्या करते हैं, इसके लिए वो फंड को देंगे, ठीक है? ये क्या होता है, ये डेस्क ड्रिवन मोस्टली ऑफिस वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर वर्क होता है। इसका में क्या होता है कि आप गए ऑफिस में बैठे, आप फ़ोन से कोऑर्डिनेट करके आप बहुत सारे जानकारियों को उससे ले रहे हैं। फास्टर लर्निंग, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्विक स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ का, ठीक है? स्लोवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ, रोल्स एंड अथॉरिटी इंक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है? अब इसके बाद में देखेंगे सोशल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग इंसाइट इनटू सोसाइटी इशू एंड सिस्टम। मैं इस चीज़ों पे थोड़ा-सा मैं बात करना चाहता हूँ। फास्टर लर्निंग, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्विक स्किल डेवलपमेंट। जैसे मान लेता हूँ कि मैं एक एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ, मैं किसी एनजीओ में इम्पैनल्ड हुआ एज़ अ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मुझे पता चले कि किसी एरिया में ये फसल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस एरिया में 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड लेके वहाँ पर ही एग्रीकल्चर भी कर रहा हूँ। उसी एरिया में मैं काम भी कर रहा हूँ, एक लोगों को हायर करके उस एरिया में मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। तो क्या होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, बल्कि ये मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करने से आप बेटर फास्ट लर्निंग हो सकते हैं। आप एक बंदे को हायर कर दीजिए और उसको ट्रेन किए, क्योंकि वही आप पर्टिकुलर एरिया पे आप काम कर रहे हैं, तो जो लर्निंग होता है एनजीओ में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट करियर। हाँ, बट सीन क्या होता है कि एनजीओ में क्या होता है कि एनजीओ में जो सैलरी होती है वो उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो सैलरी होता है वो कहीं ज़्यादा है एनजीओ सेक्टर के कंपैरिज़न में। अब ईमानदारी से बात करें एनजीओ सेक्टर में सैलरी की, तो सैलरी एंट्री लेवल पे आप देखेंगे 12,000 से लेके 35,000 रुपया पर मंथ मिलता है। 12,000 रुपया किन लोगों को मिलता है? 12,000 रुपया उन लोगों को मिलता है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर बोला जाए जिनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें बनाने नहीं आता है, या फिर बोला जाए जिनका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन लोगों को इनिशियल लेवल पे 12,000 रुपया मिलता है। जैसे अगर मैं कम्युनिटी फैसिलिटेटर हूँ, तो मैं लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, या भी जो भी एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ के लिए मैं लोगों को एंगेज कर रहा हूँ। अगर उसके बाद में मुझे ये सारे चीज़ आ जाता है करने के बाद में, तो वही चीज़ों का अगर मैं रिपोर्ट बनाने सीख जाऊँ, रिपोर्ट राइटिंग करने लग जाऊँ, अब जो फील्ड विज़िट हुआ, फील्ड विज़िट का मैं ये एक कंप्लीट डे का 1 डे का रिपोर्टिंग बना लूँ, या 1 वीक का मैं रिपोर्टिंग बना लेता हूँ, तो फिर बाद में ये सैलरी मुझे इस तक में हाइक हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स कि आप कैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड करते हैं और किस तरीके से आप सीख रहे हैं। दूसरा क्या होता है, 2 से 3 साल में आप काम करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, अगर आप अच्छे तरीके से कर लिए, तो ये 35,000 से 60,000 रुपये पर मंथ जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसमें ये मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो है इसमें ये काम होता है। एंड इफ़ यू लेटर मूव्स इनटू द सीएसआर रोल्स, अगर यहाँ करने एनजीओ में करने के बाद में बहुत लोग सीएसआर में स्विच होना चाहते हैं। जैसे मैं सीएसआर कंपनी में काम करता हूँ, तो उसका क्या जो स्टार्टिंग होता है
5 लाख से मान लेते हैं, इसका मैं 4 लाख मान लेते हैं। 4 लाख से लेके 25 लाख, 25 लाख भी नहीं बोलते हैं, बहुत सारा जो सीएसआर होता है 60 लाख रुपया तक आपको देते हैं। 60 लाख रुपया देते हैं पर्टिकुलर काम को, पर ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर ले रहा है। तो ये जो सैलरी है इस तरह का ये है। अगर आप देखा जाए कि अगर आपको महीना 50,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है या 1 लाख रुपया, तो आई डोंट थिंक कि ये कम सैलरी है। एंड जिस डिस्ट्रिक्ट पे आप रहते हैं, जो आपका शहर है, उस शहर में रह के आपको ये सैलरी मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आइए हम जानते हैं कुछ वेल नोन एनजीओ जो इंडिया में काम करती है। ये जो एनजीओ है इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐसा लिया है, ऐसा नहीं है कि ये टॉप 10 एनजीओ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एनजीओ है जिसको मैंने यहाँ एनलिस्ट किया नहीं है। तो पहला हम देखते हैं क्राई। ये क्या करता है, चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन पे ये काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना और उसको एक खुशहाल बचपन देना। इनका मानना है कि अगर हम बच्चे को सुरक्षित रखेंगे तो हम पूरे देश को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है अक्षय पात्रा ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, मिड डे मील प्रोग्राम चलाता है स्कूल बच्चों के लिए। दुनिया में जो बड़े-बड़े मिड डे मील होते हैं, वो बड़े मिड डे मील में से एक मिड डे मील ये अक्षय पात्रा का भी है। इनका ये हर दिन लाखों बच्चा को पौष्टिक आहार खिलाते हैं। इनका मानना है कि अगर बच्चा भूखा रहेगा तो वो पढ़ नहीं सकता है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन फोकस क्या करता है, एजुकेशन पे। बच्चों को वो पढ़ाता है, उनके हेल्थ पे काम करता है और लाइवलीहुड पे। ये 3 फील्ड पे काम करता है और दूसरे फील्ड पे भी ये काम करता है, बट बेसिकली ये फील्ड पे ये ज़्यादातर काम करते हैं। गूंज, ये क्या काम करता है, ये रूरल डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ पे काम करता है। बहुत सारे ये क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गाँव के लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को ये शहर से इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे क्लोथ्स हो गए या बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करके ये गाँव के लोगों को भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे डिज़ास्टर रिलीफ में बहुत सारे चीज़ क्या होता है, खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, तो ये सारे चीज़ों को ये शहरी क्षेत्र से कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कुछ वॉलंटियर इनके ऑन साइट में रहते हैं और कुछ वॉलंटियर दूसरे जगह में रहते हैं। तो वहाँ से वो साधनों को लेके आते हैं एंड फिर उसके बाद में इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। हेल्प एज इंडिया बुज़ुर्गों के लिए काम करती है। वह उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, भावनात्मक सपोर्ट देती है एंड आर्थिक मदद करती है। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं, उपेक्षा के नहीं। फिर हम देखेंगे गिव इंडिया फाउंडेशन। गिव इंडिया फाउंडेशन क्या करते हैं, ये बहुत सारे अच्छे एनजीओ को एनलिस्ट करते हैं एंड आप जो फंड देते हैं, जो दान देते हैं, वो अच्छे एनजीओ को वो देते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी को रखा जाता है। फिर हम देखेंगे प्रथम, ये फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यह एजुकेशन की गुणवत्ता पे काम करता है ताकि बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन प्राप्त हो पाए। दूसरा है टीच फॉर इंडिया। इनका एम होता है एलिमिनेट एजुकेशन इनइक्वालिटी। गाँव में कम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत जगह में लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, शहर में लोग कंपैरेटिवली पढ़े लिखे हैं, तो वो उस जगह में फ़ोकस करते हैं जहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है। ये बहुत सारे लोगों को हायर करती है एंड गाँव में जो भी स्कूल्स है जहाँ संसाधन की कमी है, उन सारे स्कूल में वो अच्छे तरीके से ये काम करती है। फिर देखेंगे केयर इंडिया फोकस करता है हेल्थ पे, करता है एजुकेशन पे, करता है विमेंस राइट पे बात करता है। ये जो संस्था है स्पेशली विमेंस पे काफ़ी फोकस्ड है एंड विमेंस के राइट्स के लिए ये संस्था काम करती है। फिर आ जाता है WWF इंडिया वर्क ऑन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यह वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो गायब हो जा रहे हैं, उन सारे चीज़ों पे ये संस्था काम करती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तब जाके आप इस दुनिया की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये
टॉप मैंने कुछ एनजीओ को एनलिस्ट किया है, उनके कार्य को बताया है। तो आने वाले चैनल में मैं बहुत सारे एनजीओ के काम के बारे में बताऊँगा, तो आप लोग को अगर चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में जानना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो वो सारे चीज़ों का कंप्लीट मैं डिटेल्ड प्रेज़ेंटेशन आप लोगों को मैं बना के मैं प्रस्तुत करूँगा। इस प्रेजेंटेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड्स मैं कहूँगा, तो वो स्लाइड्स हमारा है वेयर टू फाइंड एनजीओ जॉब। एनजीओ जॉब आपको कहाँ से मिल सकता है, एंड ये कुछ मैंने प्लेटफॉर्म को, जो 6 प्लेटफॉर्म है मैंने लिस्ट किया है, इससे आप जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें लिंक्डइन का। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो जॉब ढूंढने वाले हैं उनका अकाउंट है, जो कंपनियां नौकरी देती वो सारी कंपनियां यहाँ है। बहुत सारा जो वैकेंसीज़ निकलता है डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू ही निकलता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसी तरीके से जो लोग प्रोफ़ेशनल है, जो लोग नौकरी चाहिए या जो नौकरी करते हैं, यहाँ पर ही वो अपना अकाउंट को खोलते हैं। फिर आप क्या है, डेवनेट में आप अपना अकाउंट वहाँ खोल सकते हैं, वहाँ बहुत सारे जॉब है। ये पोर्टल में आप एनजीओ एंड डेवलपमेंट सेक्टर का आप जॉब ढूँढ सकते हैं। दूसरा क्या है, एनजीओ बॉक्स, इसमें बहुत सारे एनजीओ, ठीक है, वो एनलिस्टेड है। मतलब समझ जाइए कि सारे एनजीओ यहाँ पर एनलिस्टेड है। आरपीएफ एंड ग्रांट से जितने भी यहाँ ग्रांट सब देते हैं, ये सारे चीज़ वहाँ पे एनलिस्टेड है। तो आप यहाँ अगर अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से इंडीड है, काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, एंड मैनी एनजीओ यहाँ पर लिस्टिंग है। फिर हम एक बार आ जाते हैं इंटर्नशाला, इंटर्नशिप लिस्टिंग एंड एंट्री लेवल जॉब। तो इस पे भी आप देख सकते हैं। अगर ऊपर यहाँ तो हो सके यहाँ पर ये आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, बट यहाँ आपको इंटर्नशिप मिल सकते हैं या छोटे जॉब जो है, जो अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। फिर क्या, ऑफिशियल एनजीओ वेबसाइट, चेक एनजीओ करियर पेज फॉर ओपनिंग। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर होते हैं, वो सेक्टर से रिलेटेड आप कुछ एनजीओ को एनलिस्ट कर लिए और उनके करियर वाले पेज पे जाइए और वहाँ से ढूंढने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, कि आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाते रहिए, ठीक है। नेटवर्किंग आपको बढ़ाते रहना है, लोगों से बातचीत करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करता है, देन ओनली आपका जो है नेटवर्क वो बढ़ेगा। इंटर्नशिप कीजिए, जैसे आप एंट्री लेवल पे है तो एंट्री लेवल पे मैं बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि अलग-अलग संस्था को अप्रोच कीजिए, बोलिए कि मैं आपके यहाँ इंटर्न करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ पे एक्सपीरियंस है। या फिर अगर उनकी कुछ ओपनिंग्स नहीं है तो बोलिए कि अगर कोई कैंप अगर आप कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझे वहाँ इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मैं पार्टिसिपेंट बनूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा, एंड मैं विदाउट पेमेंट आपके लिए मैं काम करूँगा। ये सब इनिशियल फेज़ पे आप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉमन मिथ, लोगों की ना बहुत सारी धारणाएँ हैं या फिर बहुत सारा भ्रम है। उनका ये मानना है कि जो एनजीओ होता है ना, अच्छा सैलरी नहीं देता है। अरे भैया, 60,000 70,000 का सैलरी देता है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है तो लाख-लाख रुपया आपको सैलरी देता है। आपको क्या पता है? कुछ भी बोलने से नहीं होता। दूसरा क्या था, ओनली सोशल डिग्री आर एक्सेप्टेड। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, सोशल डिग्री कब एक्सपेक्ट होता है? सोशल डिग्री का रिक्वायरमेंट वहाँ होता है जब प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ी कंपनियाँ कर रही है एंड जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तब वो चाहते हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन हो, या फिर अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है बट अगर 3-4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है? नो करियर गलत। ये तो सबसे गलत बात है, जो बोलते हैं कि करियर ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे लोग ने अपना काम एनजीओ से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खोल दी। फिर उसके बाद में आता है कि एनजीओ ऑफर्स प्रोफेशनल करियर विथ ग्रोथ। तो कहने का मतलब ये है कि एनजीओ में आप जाएँगे तो एनजीओ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बट दिक्कत क्या है कि हम उसमें जाते नहीं। एक बार जाएँगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एनजीओ हमें क्या देना चाहता है और क्या दे रहा है। ये हमारा सबसे लास्ट स्लाइड है। इसमें मैं बताऊँगा कि किन लोगों को एनजीओ सेक्टर पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला, पीपल सीक क्विक हाई सैलरीज़। देखिए क्या है, फील्ड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपको तुरंत क्विक्स
हाइक नहीं मिलेगा बट आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, मैं फील्ड पे जाऊँगा, फील्ड पे काम करूँगा, किताबी बातें अलग होती है, फील्ड पे जाऊँगा तो मुझे अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी दिख सकती है, वो चीज़ों पे मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरी सैलरी तो कम रहेगी बट मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए यहाँ पर ही वही लोग जाइए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसको पता है कि भाई काम करना ज़रूरी है, लोगों की मदद करना ज़रूरी है। ऐसा है कि घर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं एंड एनजीओ में जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। आप तभी एनजीओ में काम कर सकते हैं जब आप घर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है? तीसरा, पीपल अनकंफर्टेबल विद फील्ड रियलिटीज़। देखिए क्या होता है कि लोगों को नहीं पता है, ठीक है? लोगों को नहीं पता है, इवन हमारे बहुत सारे नेता लोग हैं उनको नहीं पता है, बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर हैं उन लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं है क्योंकि वो लोग गाँव पे जाते ही नहीं हैं। तो बहुत लोग क्या होता है ना, फील्ड रियलिटी कुछ और होता है, टीवी पे कुछ और देखते हैं, तो आप जब फील्ड पे जाएँगे तो वो रियल चैलेंजेस आपको वो देखने को मिलेगा। तो रियल चैलेंजेस देखना बहुत ही, ऐसा नहीं है कि वॉव होता है, आप कोई घूमने चले गए, वो नहीं होता। जब लोगों का दुःख दर्द, तकलीफ़ आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम हमारे देश में चल रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी होगी तो डेफ़िनेटली हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हाँ, आप कमेंट करें कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, तो मैं उस तरह का वीडियो आपको डेफ़िनेटली बना के मैं डालूँगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने बेरोज़गार दोस्त लोग को शेयर कीजिए ताकि वो लोग ये चीज़ों को समझें और उसके बाद में उनको भी कहीं पर ही जॉब मिले। धन्यवाद।